नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे दिशा सालियाना और सुशांत सिंह राजपूत की, जिसके लिए 5 वर्षों से लगातार न्याय की मांग सोशल मीडिया में बंद नहीं हो रही है। दिशा सालियाना और सुशांत सिंह राजपूत की मौतें सिर्फ हादसा थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी, ये सवाल एक बार फिर से चर्चा में है। दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस की जांच और आत्महत्या की थ्योरी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसे कोर्ट ने अब स्वीकार कर लिया है। अगले सप्ताह मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। याचिका मंजूर होने के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। 8 जून 2020 की उस काली रात को याद कीजिए, जब दिशा सालियान की मौत की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुंबई के मलाड में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की संदिग्ध मौत को पुलिस ने आत्महत्या बताया था, लेकिन अब इस केस में फिर से नया मोड़ आया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बीते बुधवार यानी 19 मार्च 2025 को मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की और पुलिस जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि रेप के बाद उसकी हत्या की गई, जिसमें तत्काल सरकार के कुछ प्रभावशाली लोग भी शामिल हैं। इन्हीं प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने केस को गलत दिशा में मोड़ा। याचिका में दिशा की मौत की हत्या के एंगल से जांच कराने की मांग की गई है। दिशा सालियान के पिता एडवोकेट नीलेश ओझा का दावा है कि दिशा आदित्य ठाकरे को पहले से जानती थी और यही वो जान पहचान थी जिसने दोनों की मौत को एक साजिश में बदल दिया, जिसका दावा खुद दिशा सालियान के पिता के वकील ने किया। वकील साहब का मानना है या उनका दावा है कि आदित्य ठाकरे ने दिशा को अपने कारनामों की जानकारी दी थी। दिशा ने ये सारी बातें सुशांत सिंह राजपूत को बताई। सुशांत ने ये बातें रिया चक्रवर्ती से साझा की, जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी उस वक्त। लेकिन सुशांत और दिशा को यह पता नहीं था कि आदित्य ठाकरे के क्लोज है रिया। रिया ने सारी जानकारी आदित्य ठाकरे को बता दी और जब आदित्य को डर सताने लगा कि यह राज कहीं बाहर ना आ जाए, तो फिर रच दी गई इस खूनी साजिश की प्लानिंग। रिया ने प्लान के मुताबिक सुशांत से दूरी बना ली और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। दिशा की मौत के कुछ दिनों के बाद सुशांत की लाश भी उसके फ्लैट में संदिग्ध हालत में मिली। उद्धव ठाकरे की शिवसेना का आरोप है कि यह पूरा मामला आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता नीतीश राणे लगातार आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं और एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। खैर, आरोप जो भी हो, लेकिन सच की यह कहानी अब एक बार फिर अदालत के दरवाजे पर खड़ी है और इस बार दांव पर सिर्फ न्याय नहीं बल्कि कई बड़े चेहरे भी, साख भी दांव पे लगे हैं। लेकिन इस बार सच की आवाज किस हद तक जाकर सियासत के किले को हिला पाएगी, क्योंकि जब सवाल साजिशों और सत्ता के गठजोड़ का हो तो जवाब सिर्फ अदालतों से नहीं बल्कि जनता की अदालत से भी आती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या दिशा सालियान की मौत सच में हादसा थी या सत्ता के गलियारे में बुनी गई एक साजिश। क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच कोई रिश्ता है? क्या सच में दिशा सालियान की मौत के पीछे आदित्य ठाकरे का हाथ है या यह नाम सिर्फ सियासी फायदे के लिए उठाया जा रहा है? करेंगे चर्चा। और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान केस अब एक बार फिर सुर्खियों में है। 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा की मौत हो गई थी। तब पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया। वहीं अब दिशा के पिता सतीश सालियान ने पुलिस की उस जांच को असंतोषजनक मानते हुए बीते बुधवार यानी 19 मार्च 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके तहत उन्होंने रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच कराने की मांग की है। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की भी मांग है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिशा सालियान के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। याचिका में ये भी कहा गया कि कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिए राजनीतिक रूप से साजिश रची गई। याचिका में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है।
याचिका में सूरज पंचोली, डीनो मोरिया और पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें मामले को आईपीसी की धारा 376D, 302, 201, 218, 409, 166, 107, 109, 120B और 34 के तहत दर्ज करने की मांग की गई है। वास्तव में दिशा सालियान केस की जांच मुंबई पुलिस ने आत्महत्या मानते हुए शुरू की थी। मौत के बाद 9 जून 2020 को मुंबई पुलिस ने दिशा के दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने साजिश की आशंका नहीं जताई। 10 जून 2020 को मीडिया में दिशा की मौत को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट्स में इसे बड़ी साजिश से जोड़ने की बातें सामने आई। 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने दिशा सालियान केस को फिर से सुर्खियों में ला दिया। दोनों मामलों को आपस में जोड़ने की अटकलें तेज हुई। 16 जून 2020 को दिशा के परिवार ने मीडिया से अपील की कि उनकी बेटी की मौत को लेकर अफवाहें न फैलाएं। इसके बाद 20 जून 2020 को मुंबई पुलिस ने फिर दोहराया कि दिशा की मौत आत्महत्या तो है, लेकिन इस पे कोई साजिश नहीं मिली। वहीं 2020 के जुलाई-अगस्त में सुशांत और दिशा के मामलों को लेकर कई षड्यंत्र की थ्योरी सामने आई, लेकिन मुंबई पुलिस ने दिशा की मौत को आत्महत्या ही माना। सितंबर 2020 में सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच शुरू की, लेकिन दिशा का मामला मुंबई पुलिस के पास ही रहा। अक्टूबर 2020 में पुलिस ने दिशा सालियान केस को आत्महत्या करार देकर बंद कर दिया, लेकिन साजिश की अटकलें जारी रही। मार्च 2021 में मुंबई पुलिस ने फाइल रिपोर्ट में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया, कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिलने की बात कही। जून 2024 को बीजेपी नेता नितेश राणे ने दावा किया कि दिशा की हत्या हुई और सबूत गायब कर दिए गए। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं अब दिशा के पिता की इस याचिका ने केस को नया मोड़ देने के साथ साथ एक नया राजनीतिक घमासान छेड़ दिया, जिनका दावा है कि पहले की जांच में उन्हें नजरबंद करके पुलिस के पेश सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया। जिनकी याचिका को उद्धव ठाकरे की शिवसेना आगामी बिहार चुनावों को देखते हुए राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं बीजेपी नेता नितेश राणे लगातार आदित्य ठाकरे पर आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए, उनका फोनो है। तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? देखो, वो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट जो निकाल देगा वो हम सबको मान्य करना पड़ेगा। लेकिन हम सबका कहना है कि आदित्य ठाकरे का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। वी आर विद आदित्य ठाकरे, लेकिन इनको न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मेरा भी कहना है कि दिशा सालियान के फादर जो न्याय मांग रहे। लेकिन अभी बीजेपी अगर आप देखो तो उसका राजनीति करेंगे। जब सुशांत सिंह का सुसाइड हुआ था, बिहार का इलेक्शन गर्म था, चालू था, तब ऐसे पोस्टर बना के वहां पे राजनीति की। जैसे वहां का इलेक्शन खत्म हो गया, सुशांत सिंह को सब भूल गए। अभी 4 साल बाद बिहार का इलेक्शन वापस अभी आने वाला है। 3 साल आप सत्ता में थे, तब आपने कुछ नहीं किया। अभी बिहार के इलेक्शन को सामने रखते हुए अगर आप कुछ भी करोगे पॉलिटिकल, तो उसको राजनीति कहेंगे, सिर्फ बिहार के लिए और बम्बई के लिए। 4 साल से हम लोग यही बोल रहे हैं कि ये मर्डर केस है, दिशा सालियान का मर्डर हुआ है। उस टाइम सरकार में जो मंत्री था, उसके दोस्तों ने मिलकर दिशा सालियान का रेप और मर्डर किया है। ये हमने कंटिन्यू 2020 से हम लोग बोल रहे हैं। अभी उनके फादर को लगा है तो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है। हम लोग यही तो बोल रहे थे, और उसका जो नतीजा निकलेगा, वो टाइम का जो मंत्री था, वो टाइम जो इसमें आरोपी थे, वो सारे जेल में जाएंगे। ये इससे एक संघर्ष इसके मुंह से शोभा नहीं देता। ये बॉय विद अ गोल्डन स्पून है, ये बाला साहब ठाकरे का पोता है। इसको कुछ संघर्ष करना, अभी उसका संघर्ष शुरू हुआ है, उसको कुछ संघर्ष नहीं मिला है।
अगर तू मर्डर करेगा इसका क्या मतलब है? तू मर्डर करेगा तो छुट्टा छोड़ देंगे क्या तेरे को? तेरे को भी रूल ऑफ लॉ लागू है। They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर। देखिए, मर्डर केस की बात जो है आप जो सब इस्तेमाल गलत कर रहे हो। मैंने जो पुलिस की जांच मैंने देखी है वो एक्सीडेंट था, वो एक्सीडेंट है, मर्डर केस नहीं है। ये आप बोल रहे हो, आपके माध्यम से ये बुलवाया जा रहा है। 5 साल के बाद उसके पिताजी ने ये एक पिटीशन दायर किया है। ये पिटीशन के पीछे क्या राजनीति है ये पूरे राज्य को मालूम है। हत्या या आत्महत्या, 5 साल का समय, राजनेताओं का नाम, फिल्म स्टार के नाम और बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें फंस रहे हैं और पूरी सरकार पे आरोप लग रही है। उस समय जो तत्कालीन जो सरकार थी उसके जो मुखिया थे, उस मुखिया के जो सबसे दुलारे मंत्री थे उसका नाम आ रहा है और इसीलिए राजनीतिक सरगर्मी जो है अभी भी और बढ़ी है। करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता एनसीपी के। इसके अलावा नीलेश ओझा जी हैं, अधिवक्ता, जो कि जो दिशा सालियान हैं उनके अधिवक्ता है। ओझा जी स्वागत है आपका। शैलेश पांडे, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। सुशील सहने जी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबू राव माणे हैं, वो कि यूबीटी से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और पवन दोगड़े, वो कांग्रेस के नेता, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं नीलेश ओझा जी से करना चाहूँगा। नीलेश जी, आपने नई शुरुआत की है और जिस बात को 5 साल से लोग कह रहे थे और दिशा सालियान जी के जो पिता है वो नहीं मान रहे थे, या मानते भी थे तो शायद याचिका देने से डर रहे थे, लेकिन अब याचिका स्वीकार दे भी दिया उन्होंने और स्वीकार भी हो गई। आत्महत्या को हत्या कहने के लिए जो तथ्य होने चाहिए, क्या आपको लगता है कि आपकी याचिका में है? मोर देन सफिशिएंट है जी। हाँ, मैंने बार बार कहा है, पिटीशन में जो एविडेंस है जी, 2 टाइप के एविडेंस है हमारे पास में। एक है जो पिटीशन में मेंशन है, 230 पेज का एफिडेविट है। ओके। दूसरे जो एविडेंसेस है कुछ हमने रखे हैं जो अभी दे नहीं सकते हम जरूरत पड़ी तो कोर्ट को सील्ड कवर में देंगे या इन चेंबर में जब इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा तब देंगे। बिल्कुल। तो वो जो एविडेंस अवेलेबल है दे आर मोर देन सफिशिएंट टू प्रोसिक्यूट दिस अक्यूज, और यहां तक कि उनको सजा, फांसी की सजा पहुंचाने तक के सफिशिएंट प्रूफ्स है। ओके, कुछ जो चीज़ें अभी आपने कही कि कुछ सील बंद लिफाफे में देंगे या नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या सबके सामने आप खोलेंगे ताकि उसके साथ जो है कोई छेड़छाड़ नहीं हो, उसमें कोई बदलाव नहीं हो। लेकिन क्या कुछ वैसे सबूत जिसके बारे में भी चर्चा हो रही, क्या वो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? हाँ, यस। बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो ये थे अपने उस समय के मालवनी पुलिस जो थी, जो जब इन्होंने आदित्य ठाकरे एंड गैंग ने ये लड़की पे अत्याचार कर दिया, उसका मर्डर कर दिया, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया पुलिस को, जो भी उनके गुंडागर्दी वाले थे, उनके गुलाम थे, जो सरकारी सेवक कम और इनके एम्प्लॉय ज्यादा थे जी। हाँ, तो इन्होंने फिर क्या कवर अप स्टार्ट किया। कवर अप का कैसा किया इन्होंने कि इसको ऐसा दिखा दो कि ऊपर से गिर गई और सुसाइड किया और फिर उसको हॉस्पिटल में लेके चले गए। उनकी स्टोरी शुरू थी। और अभी देखिए, जब सबको पता होगा कि दिव्या भारती जो 5वें माले से गिरी थी, तो पूरा चेहरा टूट गया था। जो भी आपके पास में है तो मैं भेज दूंगा आपको इमेज उनकी। जी है हम लोग के पास जी। और एक ये है, तो अभी इन्होंने क्या नॉर्मल स्टोरी बनाने के लिए कि पुलिस को मैनेज करके इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिख दिया, सर फूट गया है, चेहरा ये हो गया है, दांत टूट के बाहर आ गए हैं, हड्डियां टूट गई है, हार्ट टूट गया, रिब टूट गया, सब ऐसा सब उनकी मनोर कहानियां सब उसमें बनाई, स्टोरी स्क्रिप्टेड। अब उनके जो पिताजी थे उन्होंने जो वहां पर एज ए विटनेस देखा, और एविडेंस है, फोटोज है, वीडियो है, मैं बताता हूँ 1 by 1। बिल्कुल।
वहां जिन लोगों ने ये स्टोरी जो बता रहे हैं कि वो वहां गिर गई, खून से लथपथ थी, हमने उठाया, भागे, हॉस्पिटल लेके गए। एक भी पर्सन के बॉडी पे ब्लड का एक डॉट नहीं है। जिस जगह पे बता रहे उस जगह पे खून की एक बूंद नहीं। कार की जहां जिस कार में ले गए बोले उसमें खून की बूंद नहीं। और पुलिस ने फॉरेंसिक को कोई क्लॉथ फॉरेंसिक को भेजे ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ब्लड था ही नहीं, तो भेजेंगे क्या। अब ये एक हो गया उनका झूठ साबित करने वाला। दूसरा, पहले दिन इनके पिता को उसकी बॉडी देखने नहीं दिए 2 दिन तक। बाद पोस्टमार्टम हो गया, बोले जो भी सो कॉल्ड पोस्टमार्टम था, बॉडी हैंड ओवर किए। बॉडी आई अंतिम संस्कार के लिए, तो अंतिम संस्कार के पहले जो भी रिचुअल्स करने होते हैं, देखा गया पूरी बॉडी पे एक भी इंजरी नहीं है। ये जो सर पूरा इंटैक्ट है, वो भी फोटो आपके पास है, बिल्कुल पूरा चेहरा इंटैक्ट है, कोई हड्डी टूटी हुई नहीं है। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये फोटो हमने 2 दिए हैं, और एडिशन में ऐसे ऐसे एविडेंस है। अब कुछ चीजें जो है, अभी देखिए रेप के जब आरोप रहते तो कुछ चीजें ना मैं यहाँ बोल सकता हूँ ना आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीजें है, एक स्पेसी ऑन रिकॉर्ड है, एक इससे तो साबित हो गया कि उनकी जो स्टोरी थी वो झूठी थी, पुलिस के डॉक्यूमेंट सब झूठे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ये आदित्य ठाकरे की जो गैंग जो है ना, उनका सिंडिकेट, तो उसके जो दूसरे थे सचिन वाजे ने कुछ दिन पहले ही ये काम किया था ना, मनसुख हिरेन का मर्डर किया, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया और बोला कि वो डूबने से मौत हो गई। जब एनआईए ने जब पूरा ढूंढ के निकाला तो फिर वो डॉक्टर भी दोषी पाया गया, सचिन वाजे भी अरेस्ट हुआ, इनका पुलिस अधिकारी। बिल्कुल। तो ये एक किस्सा है। दयाल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया है उस डॉक्टर के खिलाफ में। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, अभी देखिए कोई बिल्डिंग है, अगर एक बिल्डिंग पर से कोई बॉडी गिरती है तो सीधा ऐसा गिरेंगी बिल्डिंग के पास में नीचे। बिल्कुल। इन्होंने स्टोरी अभी बनाने के चक्कर में क्या कर दिया, कहां रखना तो रोड पे ले जाकर रख दिया। तो रोड का डिस्टेंस कितना है, ये बिल्डिंग के 15 फीट के बाद में वॉल कंपाउंड, आगे 10 फीट, मतलब 25 फीट दूर वो हवा से उड़ती हुई चली गई थी उनकी डेड बॉडी। अब हमने इस बारे में IITians, एक्सपर्ट, सबके टेस्टिमनी, उनके सब ओपिनियन लिया है। उन्होंने बोला है कि कई किलोमीटर से दूर से दौड़कर आकर जब 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कोई आदमी पकड़ता है और तब अगर जंप मारता है तो भी थोड़ी पॉसिबिलिटी कि इतना दूर जाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये 2 BHK के फ्लैट में ये इम्पॉसिबल है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी। इसके बाद में वहां पर आई विटनेस है, जिन्होंने सब एक ऑफेंस होते हुए देखा है, जिनको इन्होंने धमकाया था। उसके बाद में ये सब चीजें को थोड़ी देर के लिए बाजू पे रख दीजिए आप। बिल्कुल। इस केस से रिलेटेड दूसरा केस था सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का। बिल्कुल। उस केस की इंक्वायरी चल रही थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ईमानदार अधिकारी है समीर वानखेड़े साहब, उन्होंने इस रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया। उसके इंक्वायरी के समय उन्होंने दिशा सालियान के केस का भी जब इंक्वायरी किया तो उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए वो क्लियर प्रूव करते हैं कि आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य, सूरज पांचोली, आदित्य के बॉडीगार्ड, ये सब लोग दिशा के फ्लैट पे 2 से 3 घंटा थे और उसके बाद में उसका डेथ हुआ। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कि 106 ऑफ एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि जब आप वहां पर है और किसी की डेथ हुई और वो डेथ जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो डेथ कैसी हुई ये बताने की जिम्मेदारी आपकी है। बिल्कुल। अगर आपने दिया हुआ एक्सप्लेनेशन अगर झूठा है, मिसगाइडिंग है, मिसलीडिंग है, तो आप उस मर्डर के आरोपी माने जाएंगे। इसी बेस पे आपको सजा दी जाएगी, फांसी की सजा भी दी जा सकती है लेकिन दिस ग्राउंड ओनली। बिल्कुल ओझा जी, लेकिन एक चीज जो सवाल जो सबके जहन भी है, मेरे भी जहन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर मोटिव क्या है
आखिर क्यों हत्या की? जी, मोटिव उसमें हमने आधा लिखा है और एफिडेविट में लिखा है कि आधे प्रूफ आज दे रहे हैं, आधे प्रूफ सील्ड इन्वेलॉप में देंगे। मैं बताता हूं, इन लोगों के एक पार्टी में ऐसा कुछ इन्होंने देख लिया दिशा सालियान ने, जिसके उनके पास में जो भी चीजें थी वो चीजें, वो प्रूफ्स उन्होंने शेयर किए थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ में। सुशांत राजपूत ने ये शेयर किया रिया चक्रवर्ती के साथ में, जो उनके साथ में लिव इन रिलेशन में रहती थी। बिल्कुल अच्छा पॉइंट पूछा आपने। और सुशांत सिंह राजपूत जी को तो पता नहीं था कि रिया चक्रवर्ती ये आदित्य ठाकरे से मिली हुई है। तो रिया ने ये बात आदित्य ठाकरे को बता दी। आदित्य ठाकरे ने प्लान किया, उनके गैंग ने, जो भी है सिंडिकेट ने, कि इसमें अभी दिशा और सुशांत को दोनों को निपटाना पड़ेगा, क्योंकि सुशांत का कहना था कि मैं इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की सोच रहा हूं। अब उन्होंने जैसा प्लान किया तो रिया को उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि ये दोनों को निपटाने वाले हैं, आप सुशांत का घर छोड़ के भाग जाओ। तो ऑन रिकॉर्ड है 8 जून को, जिस दिन दिशा का मर्डर हुआ, उस दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के भाग गई और सुशांत राजपूत का मोबाइल फोन ब्लॉक कर दिया। पूरे वो बेचारे फोन करते रहे, उठा नहीं रही थी। और रात को होती है दिशा का रात को मर्डर होता है, और उसके 5 दिन में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता है। और अभी ये तो पार्ट ए हुआ, पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिंक का। रिया चक्रवर्ती सामने आती है और आदित्य ठाकरे सामने आते हैं, और क्या मैसेज देते हैं? आदित्य ठाकरे कहते हैं, मैं रिया चक्रवर्ती को नहीं जानता। अभी किसने पूछा था आपको कि आप जानते या नहीं जानते? खुद होके बोला नहीं जानता। कातिल अपने निशान छोड़ देता है, कातिल अपने निशान छोड़ देता है। बिल्कुल भगवान ने देखिए सुशांत सिंह राजपूत हो या दिशा सालियान हो, इन जैसे जो मतलब इनोसेंट लोगों को, अच्छी आत्माओं को जो तकलीफ देगा, उनके साथ अत्याचार करेगा। जी, आपने इतने सारे, हमारे पास और भी सारे गेस्ट हैं, चूंकि आप चूंकि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे, मेरे साथ मेरे जितने गेस्ट हैं, मुझे लग रहा है कि उनको भी सुनने में इंटरेस्ट आ रहा है। जी 2 मिनट में आपको, बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में कंप्लीट करता हूँ जी। मतलब बाद में फिर आप जो करना है 2 मिनट में जी। तो अभी आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूं, वो उसने कहा कि मैं रिया के वकील सतीश मानी सिंह ने कहा कि रिया उनको नहीं जानती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े जी ने रेड एक इनका ये रिकवर किया था मोबाइल, और मोबाइल चैट जो इसने डिलीट कर दिए थे वो फोरेंसिक से इन्होंने रिकवर करा हुआ है। उसमें आदित्य और रिया के चैट है, कई ऐसे सीक्रेट चैट्स बाहर आए, वो पार्ट ऑफ द केस फाइल है। एक क्राइम नंबर 20 ऑफ 2020, दूसरी चीज 15 ऑफ 2020। सेकंड, रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के इसी 2 मर्डर के दौरान 44 कॉल हुए थे। ये बात बिहार पुलिस ने कही है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राहुल शेवाड़े ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कही है। तो ये सब चीजें सफिशिएंट है उनको इस केस में। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं उससे तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं बाबूराव माणे। बाबूलाल, क्या बाबूराव जी आपने सारी बातें कही जो सुनी अभी, जो ओझा जी ने कही, जो कि अधिवक्ता है दिशा सालियान के पिता के, आपको बचाव में कुछ कहना है? आपको लगता है कि जो बातें ये कह रहे हैं एविडेंस के साथ कह रहे हैं, आपको लगता है कि ये सही है, या आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मामला है? पॉलिटिकल कैसे लग रहा है मामला ये आपको? आप जानते हैं देश की राजनीति कितनी गिर चुकी है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। 5 साल के बाद अभी आदित्य साहब का नाम इस घटना के साथ जोड़कर इनोसेंट लीडर सम्माननीय आदित्य जी ठाकरे को बदनाम करने का यह साजिश है। कोई भी प्रकार का कहीं से भी दिशा सालियान के घटना से आदित्य ठाकरे जी का कोई भी संबंध नहीं है। फिर भी जानबूझकर शिवसेना पार्टी, ठाकरे फैमिली और आदित्य ठाकरे जैसे इनोसेंट लीडर को
इसके अंदर फंसाने का जो प्रयास चारों ओर से हो रहा है, वो भारत देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता खुलेआम देख रही है। और राजनीति कितनी गिर चुकी है, कितनी खराब हो गई है, इसके विषय में वो अनुभव कर रही है। ये लोग कितना भी कुछ भी कहे, कोई भी प्रकार का षड्यंत्र रचने का इनका जो इरादा है वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आदित्य ठाकरे वैसे लीडर नहीं है जो सीना तान कर आज ये सारे लोगों के ऊपर निशाना करते हैं और सीना तान कर बात ये तो करते पॉलिटिकल हैं। बातें सीना हुई तान बाबूराव कर जी, जब कोई लेकिन जो बात आरोप करता लगाया है जा ना, रहा है वो एविडेंस के साथ लगाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब मेरा नेक्स्ट बात वीक सुनिए, मेरा बात सुनिए जी देखिए, ये अभी जो घटना कुछ हो रही है, औरंगजेब की कब्र है और सारे हिंदू और मुसलमानों में जो झगड़ा लगाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, ये सारी बातें ऊपर नहीं आना चाहिए। इसके लिए इस प्रकार के प्रकरण को आगे लाकर आदित्य ठाकरे जी को फंसाने का प्रयास, शिवसेना पार्टी को बदनाम करने का प्रयास, ठाकरे फैमिली को बदनाम करने का प्रयास इस जरिए हो रहा है और ये खुला षड्यंत्र है। ये सबको ठीक है सर, अभी आएंगे हमारे पास और भी हमारे साथ गेस्ट बृजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, हमारे साथ शैलेश पांडे जी हैं। बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है कि जो ये राजनीतिक साजिश है, चूंकि इनका भी कहना एक तरीके से ही कि 5 साल पहले ये चर्चा हुई थी, अब 5 साल के बाद फिर जब बिहार का चुनाव आया है तो बिहार के चुनाव के पहले जो ये चर्चा हो रही है, क्या ये कोइंसिडेंस है या आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो 5 साल तथ्य को जमा करने में नीलेश ओझा जी को लगे, सबूत जमा करने में या जो दिशा सालियान के पिता हैं उनको मनाने में, ये कन्विंस कर, क्योंकि वो भी पहले कन्विंस नहीं थे, पुलिस की थ्योरी में यकीन कर रहे थे वो। मुकेश जी, देखिए कि जिस समय ये घटना घटी थी उस समय भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सरकार में थी और आज भी हम लोग सरकार में। उस समय भी हम लोगों ने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि दिशा सालियान के पिताजी को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी बिटिया के लिए न्याय मांगे, उसके लिए जांच करे और उसके ऊपर अगर जांच में पुलिस पूरी तौर से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करेगी, कि उस समय भी हम लोगों ने कहा था। लेकिन उनके पिताजी ने उस समय हम लोगों की इन बातों पे ध्यान नहीं दिया था। आज उन्होंने खुद ने आगे बढ़कर अगर ये मांग की है, तो वो खुद कोर्ट पे गए हैं, 230 पेज की एक पिटीशन वहां पर फाइल हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इस बात को एक लंबा समय जरूर लगा, इसको किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना शायद ठीक नहीं है। इसको हम न्याय की प्रक्रिया के रूप में देखें। एक बिटिया की मृत्यु हुई है और उस पर अगर उनके परिवार के लोग अगर कोई कानून के सामने जाकर कोई बात रखना चाहते हैं, तो ये सरकारों का दायित्व है कि वो उस मामले में पूरी तौर से सकारात्मक होके, बगैर ये चिंता किए बहुत ही अच्छी, बहुत ही संवेदनशील बातें आपने की, बिल्कुल हमें उस दृष्टि से गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। इसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसी भी राजनीतिक चश्मे से या किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में नहीं देख रही। एक पीड़ित पिता है, एक पीड़ित परिवार है, उसके पिता ने अगर अपनी बिटिया के को न्याय दिलाने के लिए अगर कोई बात की 5 साल बाद भी की है, मैं टाइम की बात नहीं करता, कई बार समझ नहीं पाते हैं लोग, अगर 5 साल बाद भी आज वो न्याय के द्वार पे पहुंची है, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी भी मांग के साथ खड़ी हुई है, ऐसे किसी भी पीड़ित परिवार के साथ है। और हम लोग चाहेंगे कि इसमें बिल्कुल एक बेहतर तरीके से इसका न्याय मिले, इसमें पूरी तौर से जांच हो, तो जांच के परिणाम के बाद अगर इसमें कोई भी व्यक्ति दोषी है तो उसको कानून की तरह सजा मिले, बिल्कुल, चाहे वो दोषी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। डॉक्टर पवन डोगरे जी, कांग्रेस के नेता हैं, क्या आप जो यूबीटी कह रही है, जो आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है मामला, क्या कांग्रेस भी पॉलिटिकल मान रही है इसे, या आपको लगता है कि नहीं, जो बात अभी ओझा जी ने कही, नीलेश ओझा जी ने, क्या लगता है कि बिल्कुल तथ्यपरक है? क्या लॉयर को सुनने के बाद आप अपने विचार को बदलने की स्थिति में है, या अभी भी उसी पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप बात करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जिस तरीके से मेरे पहले के वक्ता ने कहा कि किसी व्यक्ति की बिटिया की हत्या हुई है और हत्या होती है, बिल्कुल, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, दोषी कितना भी बड़ा हो, कोई भी रहो। भारत में अगर किसी भी व्यक्ति ने किसी की हत्या की तो उस व्यक्ति को माफी नहीं मिलनी चाहिए, ये बात देश है। रही बात जिस तरीके से ओझा साहब ने यहाँ पे अभी एक तरफा उन्होंने पूरा नैरेटिव बताया, उन्होंने जैसे
कोर्ट रूम में बताते हैं, उन्होंने उस तरीके से पूरा अभी यहाँ पे बताया है। हमारा ये मानना है कि जो भी दोषी होगा उस दोषी के ऊपर ट्रायल होगा, उसको उसका पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। डोगरा साहब, आप इसे हत्या तो मान रहे हैं ना, आप इसे हत्या मान रहे हैं ना, क्योंकि आपने कहा कि जिसने भी हत्या की, आप इसे सुनिए मेरी बात, अगर हत्या हुई है 100% दोषी को शिक्षा होनी चाहिए। वो दुनिया में किसी भी ओहदे पे रहो, वो कोई भी रहो, उसको शिक्षा होनी चाहिए। यही नीतिमत्ता और इंसानियत की बात है। रही बात है कि अगर जिस तरीके से एलिगेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि इसमें XYZ व्यक्ति, जैसे आदित्य जी का नाम लिया जा रहा है और किसी का नाम लिया जा रहा है, जब ये ठीक है सर, होगा तभी ठीक है सर, मैं आऊंगा। अभी छोटे से ब्रेक कर रहे थे। पवन जी, एक चीज बताइए, जैसे दो चीजें कही नीलेश वजर, एक तो उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, और हत्या किसने की और कैसे की इसके लिए उन्होंने तथ्य बताए। आपने एक चीज स्वीकार किया कि ये हत्या है, क्या आप जुबान आपकी फिसली है या आप स्वीकार किया है? मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान में लीजिए। अगर हत्या हुई है, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, ओके, अगर हत्या हुई है और अगर हत्या किसी ने भी की हो, बिल्कुल, मतलब आपको संदेह है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या भी हो सकती है, ये संदेह है? नहीं, आप देखिए, ये अभी प्रूव होना बाकी है। जब ये प्रूव होगा, क्योंकि दिशा, ठीक है, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि आपको संदेह है, आत्महत्या आप इसे मानते हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर हत्या हुई है तो डेफिनेटली जो भी दोषी रहेगा, है ना, दोषी किसी भी लेवल का रहो, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ठीक है सर, मैं समझा। मुझे लगा कि आपकी जुबान फिसल गई है, आप इसे हत्या मान रहे हैं, क्योंकि कभी कभी केस में होता क्या है ना, दिल की बात जुबान पे आ जाती है, जो सच है आप लोग दबा नहीं पाते हैं और वो जुबान पे चली आती है। तो मुझे लगा शायद आप सच बोल गए कि कम से कम एक पार्ट तो स्वीकार कर लिया कि ये हत्या है। अब कैसे भी वो तो नीलेश ओझा जी कोर्ट में साबित करेंगे इसको। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ बहुत देर से बात को सुन रहे हैं। शैलेश जी, आई एम सॉरी इंतजार करवाया, लेकिन नीलेश ओझा ने जिस तरीके से वो बात को रख रहे थे, मुझे लगा उनको टोकना सही नहीं होगा। शैलेश जी, क्या आपको लगता है, एक चीज और नीलेश जी ने भी बताई नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि इन्होंने याचिकाएं मांग की है, CBI जांच की मांग की है और मामले को महाराष्ट्र से बाहर जो है वो ले जाया जाए, इसकी भी मांग की है। ओझा जी, मैं सही हूं? बिल्कुल। तो ये क्यों, ये क्या फडणवीस सरकार पे आपको भरोसा नहीं है, या आपको लगता है कि सरकार भले बदल गई हो, सिस्टम उनका है, जो एक थ्योरी है, तो सिस्टम पे विश्वास नहीं है? शैलेश पांडे जी, क्या सिस्टम पे विश्वास नहीं है लोगों को, सरकार सिस्टम को भरोसे लायक अभी तक नहीं बना पाई है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज 5 वर्ष के बाद एक बेटी के पिताजी अपनी बेटी के हत्या को न्याय पाने के लिए आज फिर से एक बार वो हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं कि उनकी बेटी की हत्या की जांच हो और उन्हें न्याय मिले। और इस देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना अति आवश्यक है, वो उसका अधिकार है, उसे मिलना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी सदैव से दिशा सालियन के केस में हमारी स्पष्ट भूमिका रही कि दिशा सालियन की हत्या हुई है और उसके जो भी हत्यारे हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे जाना चाहिए और दिशा सालियन और उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। हमारे विधायक नीतीश राणे जी ने भी कई बार अपने वक्तव्य दिए हैं, अपने पत्र को भी पुलिस स्टेशन में दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि जिस तरह से एडवोकेट ओझा जी ने तार एक एक चीजें खोली हैं आज न्यूज चैनल पे, जिस प्रकार से दिशा सालियन के बॉडी को फेंका गया, मतलब बिल्डिंग से वो 25 मीटर की दूरी हो, CCTV का विषय हो और उस वक्त जो लोग वहां पे मौजूद थे उनका जो स्टेटमेंट्स ना होना, ये बहुत सारी तमाम चीजें ऐसा दर्शाती है कि उसमें कहीं न कहीं लीपापोती हुई है। और इसी कारण दिशा सालियन के पिताजी को उस वक्त की जो सरकार थी उद्धव ठाकरे की, और उस पर विश्वास नहीं था। वो विश्वास इसलिए नहीं था कि उनके ही सचिन वाजे, जिन्होंने आज एंटैया कांड किया, जिन्होंने एक हत्या भी की, जो उनके ही मित्र थे, तो उसके लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि क्या सचिन वाजे कसाब है, आतंकवादी है। आज लेकिन वो हत्यारा निकला, वो जेल के सलाखों के पीछे है। तो ऐसे लोगों पर, ऐसी सरकार पर और ऐसी सरकार की उस वक्त की पुलिस पर कौन भरोसा करेगा? तो इसलिए जब एक पिता सतीश सालियन जी ने फिर से हाई कोर्ट में अपील दायर की है, तो हम उनके साथ है और हम ये चाहेंगे कि उनकी जो भी मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए। दिशा सालियन जी की हत्या का उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए और उसके साथ ही
उसके एक हफ्ते के बाद ही जो हमारे देश के एक नौजवान युवा प्रतिभावान अभिनेता की भी हत्या हुई, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। हमारी तो ये भी स्पष्ट भूमिका है इसके अंदर। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। दोनों के बीच में कनेक्शन भी जताया जा रहा है। नीलेश जी ने कहा कि दोनों के बीच में कनेक्शन है और अगर सालियान की हत्या का पे से पर्दा अगर उठता है तो मुझे लगता है कि साथ में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी पर्दा जो है वो उठ जाएगा। सुशील साहनी जी हमारे साथ है। सुशील जी, इस पूरे मसले को आपने देखा। एक बात मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, ये जो विरोधी शिवसेना, यूबीपी और कांग्रेस के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रहा है, तो देखिए ये विषय आज 5 वर्षों के बाद किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं उठाया, किसी पार्टी ने नहीं उठाया, किसी अन्य। दिशा सालियन, स्वर्गीय दिशा सालियन के पिताजी सतीश सालियन ने ये अपील दायर की हाई कोर्ट में। हालांकि हमारी तो मांग पहले से चल रही थी, नीलेश राणे जी तो बार बार ये मांग कर रहे थे, लेकिन आज जब एक मृतक हमारे देश की बेटी का बाप, जी आऊंगा पवन जी, मैं आऊंगा आपके पास जी, ये मांग करता है तो पूरे देश को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं सुशील जी के पास पहले जाता हूँ, उसके बाद भी नहीं रही है। जी मैं सुशील जी के पास पहले जाऊंगा, उसके बाद पवन डोगरा जी। सुशील जी, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सही में पॉलिटिक्स हो रही है या सत्य को छुपाने के लिए जो बातें थी वो अब निकल के आ गई, ये एविडेंस सामने आ गया है और अब जो है वो दोषी बच नहीं पाएगा? आपको लगता है, उम्मीद है इस मामले में आपको? सुशील जी, आपकी आवाज जो है जी आ रही है, जल्दी जी। सुशील जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा। मैं अपने टीम से कहूंगा जरा ऑडियो एक बार ठीक करें। पवन डोंगरे जी के पास वापस जाएंगे। पवन जी, आप अपनी बात जो कहना चाह रहे थे अपनी बात रखें जी। पूछना चाहता हूं जी जो हाँ आ रही है, मैं आऊंगा, वापस आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा सा डोंगरे जी से बात कर लूँ जी। जी हाँ, मैं ये सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। देखिए, हमने बहुत क्लियर किया कि दोषियों को सजा मिलना चाहिए, लेकिन किसी भी निर्दोष के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ बोलना है आपका? किसी भी निर्दोष के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। दुनिया में कोई भी अगर निर्दोष ये तो हमारा जस्टिस का सिस्टम ही ऐसा है सर, ये तो बेस वाक्य है, न्याय का आधार वाक्य ही यही है। चाहे 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आदित्य ठाकरे निर्दोष है तो सजा नहीं होगी उनको, तो लेकिन उनके उसके लिए उन्हें कोर्ट में तथ्य जो देने पड़ेंगे। पॉलिटिकल आरोप लगा के बच नहीं सकते आप। अगर कोई दोषी है तो उसे सूली में चढ़ाइए, मगर किसी निर्दोष के ऊपर अन्याय मत होने दीजिए, यही आपको कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। सुशील जी आएंगे, उसके बाद वापस नीलेश जी के पास चलूंगा। सुशील जी, आपको हमारे देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए ना डोगरे जी। आपको अपने देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास है या नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बार सुशील, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एक बार हमारे सुशील साहनी जी हमारे साथ हैं। सुशील जी जल्दी से, आपकी आवाज नहीं आ रही, जल्दी। मुकेश जी, देखिए, मेरा इससे में यही कहना है कि मुझे तो आश्चर्य लगता है कि शासन प्रशासन को इस प्रकार से सत्ता वाले लोग अपने सत्ता में मदहोश होके अपने हित में उसे वापरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, यदि कर नहीं तो डर नहीं होनी चाहिए। अगर आदित्य जी ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, और अपने न्याय व्यवस्था पे हमें पूर्ण विश्वास रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नीलेश जी ने अपना काम बखूबी निभाया है, जल्द ही कुछ दिनों की और इंतजार, सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। बिल्कुल से मैं नीलेश जी के पास वापस आऊंगा, उन्हीं से पूछना है। नीलेश जी जो एविडेंस आपने कलेक्ट किए हैं, जो आपको क्या लगता है, जो कितना समय लगेगा इसको अंजाम तक पहुंचने में? समय देखिए, अभी तो हाईकोर्ट में जो रीट है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट कंसेंट दिया। उन्होंने कहा है कि इनको न्याय पाने के लिए जो भी चाहिए हम मदद करेंगे। इवन बीजेपी के श्री प्रवीण दरेकर जी और अन्य ने कहा कि हाँ, ये मैटर को सीबीआई को दे दीजिए। तो मतलब हमारा पिटीशन जो है उसको, उसमें पार्टी सरकार ही है, बिल्कुल, और सरकार ने कंसेंट दिया तो मैटर सीबीआई को चले जाता है। मतलब हमारा पिटीशन ऑलमोस्ट वो पार्ट अलाउड हो जाएगा। अभी सेकंड पार्ट जो हमारा है पिटीशन का, कि हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। एक सवाल और मैं आपसे करूंगा, समय को वाइंड अप भी कर रहे हैं। एक सवाल और है, पूरे कारनामे में आता है कि एक कोई कारनामा है जो जान गई थी। अच्छा, उनका समय कट गया, लेकिन ये मैं जानना चाहूंगा हमारी कि जो टाइम बाउंड में आखिर वो कारनामा क्या था जिस कारनामे की वजह से ये हत्याएं हुई और एक के बाद एक जो है 2 हत्या होती है और उस पर से जो है
छुपाने के लिए सारी चीज़ें होती है। हालांकि नीलेश ओझा जी ने जो कहा है वो एविडेंस जो है पर्याप्त लगता है, और जिस तरीके से सीबीआई अगर इसको जांच करती है तो जल्द ही इस राज से भी पर्दा उठ जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितने भी मेहमान थे, हमारे साथ ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी आपका, शैलेश पांडे जी आपका, नीलेश ओझा जी आपका, सुशील सहने जी, बाबूराव माणे और पवन डोगरी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपने महत्वपूर्ण बात हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। उम्मीद है कि दिशा सालियान को न्याय दिलाने के लिए नीलेश ओझा जी जिस तरीके से फाइल किया है और पिटीशन को जिस तरीके से कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, बहुत जल्द ही जो है न्याय भी मिल पाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।